Hello students, welcome to the channel and now we are going to study about natural vegetation and wildlife. So देखो natural vegetation का मतलब होता है vegetation का मीन्स हो गया किसी भी प्लांट कम्युनिटी की जब हम बात कर रहे हैं और नेचुरल मतलब जब वो बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के ग्रो करती है तो उसे हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन यस आई कैन सी एवरीबडी इज़ देयर यस सो अब मैं बात करती हूँ कि वाइल्ड लाइफ का क्या मतलब है। जहाँ पे भी हमारे पास नेचुरल वेजिटेशन होती है, जहाँ पे भी हमारे पास जो प्लांट कम्युनिटीज़ हैं जैसे फॉरेस्ट हो गया या जो कि अपने आप ग्रो कर रही हैं जिनको हमने ग्रो नहीं किया, तो जहाँ पे ये प्रेजेंट होती हैं वहाँ पे आपको जो वाइल्ड लाइफ है, एनिमल्स है, वो भी मिलते हैं। वहाँ पे आपको एनिमल्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ चैप्टर को। आपने कभी ये देखा है, ऑब्ज़र्व किया है कि आपके स्कूल्स में, आपके गार्डन में, आपके पार्क में कहाँ क्या होते हैं? ट्रीज़ होते हैं, बुशेस होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं, ग्रासेस होती हैं, इवन बर्ड्स भी वहाँ पे फ्लाई कर रही होती हैं, राइट। तो ये इतने सारे तरह तरह के आपने देखे हैं वेरिएशंस इन प्लांट एंड एनिमल्स, राइट। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री, एक वास्ट कंट्री है बेसिकली इंडिया, और इसमें यू कांट इमेजिन इवन कि कितने डिफरेंट बायोफॉर्म्स हैं थ्रू आउट द कंट्री। इंडिया में इतने सारे बायोफॉर्म्स हैं, कई जगह तो ऐसी हैं इंडिया में जहाँ पे हम गए नहीं हैं। वो एरियाज़ हैं जो कि बहुत मतलब ऐसे हैं जहाँ पे ट्रीज़ मिलते हैं, एनिमल्स मिलते हैं, और इन एरियाज़ को, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को ह्यूमन बींग्स ने कभी भी जो है टच नहीं किया होता। वाइल्ड लाइफ में आपके आ गए एनिमल्स लाइक टाइगर्स, एलिफेंट्स, लायंस, ये क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल्स होता है इंडियन स्पीसी ऑफ क्रोकोडाइल्स। तो अब यहाँ पे ये जो एरियाज़ है नेचुरल वेजिटेशन वाले, लाइक फॉरेस्ट हो गया, तो इन एरियाज़ को हमने कभी भी यूज़ नहीं किया अपने लिए। हमने बहुत सारे, एक्चुअली क्या है ना कि एरियाज़ है जिनको ऑक्यूपाई कर लिया है हमने, ह्यूमन बीइंग्स ने। लेकिन आज भी कोई ऐसा इलाका है, धरती पर भी है, इंडिया में भी है, जहाँ पे हमारी अभी तक पहुँच नहीं हो पाई है। उस एरिया में हमें नेचुरल वेजिटेशन मिलती है और वहीं पे हमारे को मेजॉरिटी ऑफ द वाइल्ड लाइफ भी मिलती है। वाइल्ड लाइफ पे अगर हम गौर करें तो वाइल्ड लाइफ की अगर हम बात करें तो इसमें आपके आते हैं वो एनिमल स्पीसीज़ जो कि डोमेस्टिक नहीं है, जो हमसे फ्रेंडली नहीं है। तो वो जो एनिमल्स हैं, वो जो एनिमल स्पीसी, एनिमल कम्युनिटी है, वो एक्चुअली आपके वाइल्ड लाइफ फॉर्म में आ जाती है और उसको आप अपने घर पे नहीं रख सकते हो। एक्चुअली दे आर बैंड बिकॉज दे आर yet not so safe, yet not so are not friendly with human beings, and that is why they can't be kept at home for because they are dangerous to human beings, because वो हमारे लिए डेंजरस नहीं है, हमने उनकी लाइफ में इंटरफेरेंस की है। दे आर नेचुरल थिंग्स, दे डोंट लाइक इंटरफेरेंस ऑफ एनी आर्टिफिशियल थिंग, ऑल्दो वी आर नॉट आर्टिफिशियल बट वी यूज देम टू मेक डिफरेंट थिंग्स, और वी एक्चुअली प्रोड्यूसेस आर्टिफिशियल थिंग, मैन मेड चीज़ें हम बनाते हैं। तो वो उन्हें पसंद नहीं आती। किसको पसंद नहीं आती? नेचुरल वेजिटेशन वाले इलाके में जो एनिमल्स रहते हैं, है ना। दैट इज़ अ ट्रुथ, यू कांट डिनाई इट कि यार एनिमल ही तो है, मैम तो ऐसे बता रहे हैं जैसे कि पता नहीं क्या है। सो नोबडी लाइक कि आप उनके एरिया में जाके उनके एरिया को इन्वेट करने की कोशिश करो। दैट इज़ देयर रीजन एंड यू कांट गो देयर एंड से कि दिस इज़ माई रीजन ना। दैट इज़ नॉट द करेक्ट ह्यूमैनिटी, दैट इज़ नॉट द ह्यूमन personality you are sharing with the nature. Humanity says that what belongs to you is yours and what does not belongs to you, you even don't try to invade it, or you don't try even to claim it yours. So वाइल्ड लाइफ, ये जो एनिमल्स होते हैं ना, ये सब नेचर पे डिपेंडेंट होते हैं। ये हम पे नहीं बल्कि नेचर पे डिपेंडेंट है, और हमें लगता है कि दे आर डिपेंडेंट ऑन अस, एंड दैट इज़ वाई हम उनके इलाके में जाते हैं, उनको रेयर करते हैं, एंड वी एक्चुअली interfere in their life. So that is why they don't like that, and in that case they become dangerous for us. Actually they think we are dangerous for them, उन्हें लगता है कि हम उनके लिए dangerous हैं,
और इस वजह से वो क्या करते हैं, हमसे डर जाते हैं और वो हम पे ही अटैक कर देते हैं। ठीक है। यस, एक सेकेंड। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना। मैं अगर अपनी कंट्री इंडिया की बात करूँ तो ये वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज़ में आती है। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है? पहले तो बायोडाइवर्सिटी को समझने के लिए बायो का मीनिंग समझो। ये जो वर्ड है बायो, उसका मतलब होता है लाइफ, और इस वर्ड को हम तीन अलग अलग तरह से, तीन नए शब्दों से मिलाकर के यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, तीन शब्द कौन से हैं हमारे पास। बायो स्फेयर आता है एक, बायोस्फेयर। और हमारे पास बायो डाइवर्सिटी आता है। और हमारे पास बायोलॉजी भी है। चलो इन तीनों चीज़ों को अपन समझने की कोशिश करते हैं, व्हाट दीज थ्री थिंग्स आर ऑल अबाउट। यस, देखो, बायो का मतलब होता है लाइफ। अब एक ऐसा रीजन, एक ऐसा इलाका जहाँ पर एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर मिलते हैं और वो लाइफ को जन्म देने के लिए, ज़िंदगी को बनाने के लिए एकदम सही इलाका होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं बायोस्फेयर। वो स्फेयर, वो इलाका जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। जोन, नैरो जोन वेयर लाइफ इज़ पॉसिबल, वेयर यू कैन फाइंड आउट डिफरेंट लिविंग फॉर्म इज कॉल्ड बायोस्फेयर। और इस बायोस्फेयर में क्या मिलते हैं? एज एट टोल यू कि यहाँ पे मिलती है बहुत तरह तरह की बायोस्फेयर, बायोडाइवर्सिटी, मतलब डिफरेंट बायोफॉर्म्स, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे मिलते हैं। तो ये बायोडाइवर्सिटी होती है। उसके बाद आती है बायोलॉजी। तो अब हमने सब पढ़ा कि यार बायोस्फीयर क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है। साइंटिस्ट लोग बोले कि यार अब इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, एनिमल फॉर्म्स के बारे में, प्लांट फॉर्म्स के बारे में जानना पड़ेगा। सो दैट इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। क्लियर? अब यहाँ पे बताया है कि जो हमारी कंट्री है इंडिया, यहाँ पे बहुत तरह तरह के ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, प्लांट्स मिलते हैं, यहाँ पे एनिमल्स मिलते हैं, यहाँ पे बहुत डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी मिलती है, बहुत नाना प्रकार के भांति भांति रूप के एनिमल्स, प्लांट्स मिलते हैं। सो दैट इज़ वाई इंडिया को 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज़ में से एक बोला गया है। इट इज़ वन ऑफ दी 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। 12 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है एनिमल्स, प्लांट स्पीसीज़ मिलती हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ देम। इंडिया में अगर हम प्लांट स्पीसीज़ की बात करें तो 47,000 प्लांट स्पीसीज़ है इंडिया में। वी हैव 47,000 ऑफ प्लांट स्पीसीज़। और ये जो 47,000 प्लांट स्पीसीज़ है इंडिया में, ये 10th प्लेस लेती है, ऑक्यूपाई करती है इन वर्ल्ड में। इंडिया 10th प्लेस ऑक्यूपाई करती है इन इट्स प्लांट स्पीसीज। वी हैव दिस मच ऑफ प्लांट स्पीसी, इतनी सारी प्लांट स्पीसी है कि पूरी वर्ल्ड लिस्ट में इंडिया 10th नंबर पे आता है इन ऑक्यूपाइंग द प्लांट स्पीसीज। 47,000 प्लांट स्पीसीज है हमारे पास। एशिया में भी हम एक पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, दैट इज़ द 4th पोजीशन। So India occupies 4th position in plant species in Asia. So we have 47,000 plant species, out of which 10th प्लेस आता है पूरे एशिया में, पूरे वर्ल्ड में, और 4th प्लेस इंडिया ऑक्यूपाई करता है पूरे एशिया में। अभी ये जो 47,000 प्लांट स्पीसीज़ है, इनमें भी कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे। सो 15,000 यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं एंड रिमेनिंग आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट। 15,000 वो प्लांट्स हैं जो फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं। देयर आर नॉट एवरी प्लांट विच इज़ गोइंग टू गिव राइज टू अ फ्लावर, अ बर्ड। नहीं, सारे प्लांट्स में से बर्ड नहीं निकलता है, फ्लावर नहीं बनता है।
जो फ्लावर बनता है इंडिया में बात करें तो 47,000 में से 15 के पास फ्लावरिंग कैपेसिटी है दैट दे कैन प्रोड्यूस फ्लावर्स, ठीक है। आउट ऑफ सो 47,000 प्लांट स्पीसीज है, आउट ऑफ विच 15,000 आर योर फ्लावरिंग प्लांट एंड रिमेनिंग आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट। और अगर हम ये देखें इंडिया में हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स कितने हैं, 15,000 हैं, जो इस पूरे वर्ल्ड के 6% है। इस पूरी वर्ल्ड में जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं इंडिया के पास 6% ऑफ दोज है। मतलब पूरे वर्ल्ड में जो है बहुत तरह तरह के फ्लावरिंग प्लांट हैं। परसेंटेज वाइज में बोला जाए तो इंडिया ऑक्यूपाइज 6% ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया के पास 6% फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। वर्ल्ड टोटल नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में से 6% इंडिया के पास है, ठीक है। तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। अब यहाँ पे हमने फ्लावरिंग प्लांट देख लिए जो फ्लावर देते हैं। प्लांट कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो फ्लावर नहीं देते हैं बट वो प्लांट है, ठीक है। लाइक फर्न होती है, एल्गाई होते हैं, फंगाई होते हैं। तो ये सब वो प्लांट स्पीसीज हैं विच आर प्लांट बट दे डोंट गिव राइज टू अ फ्लावर। सो इंडिया के पास अगर हम बात करें एनिमल स्पीसीज कितनी हैं, हाउ मच ऑफ एनिमल स्पीसीज इंडिया है, सो वो है 90,000 एज वेल एज हमारे पास बहुत रिच वैरायटी ऑफ फिशेस भी मिलती हैं, फ्रेश वाटर में भी और मरीन वाटर इज़ बेसिकली सॉल्ट वाटर जो आपका सीज या ओशंस में मिलता है। तो हमारे पास 90,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स भी हैं एज वेल एज हमारे पास बहुत रिच वैरायटी, बहुत नाना प्रकार की भांति भांति रूप की फिशेस भी हैं, फ्रेश वाटर में भी और मरीन वाटर में भी। तो इस पैराग्राफ में हमने कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी, मैं आपको जल्दी से समराइज़ करती हूँ, आपको भी उसको नोट करना है अपनी नोटबुक में। ओके, सो लेट्स सी व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स वी हैव लर्नड इन दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ। सो इंडिया क्या इज़ वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया के पास कितने प्लांट स्पीसीज है, 47,000 प्लांट स्पीसीज हैं, ठीक है। और इंडिया जो है अकॉर्डिंग टू इट्स प्लांट स्पीसी पूरे वर्ल्ड में 10th पोजीशन पे आ रहा है। और अगर हम एशिया में बात करें सो इट्स ऑक्यूपाइंग 4th पोजीशन। इंडिया में 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और ये जो 15,000 फ्लावरिंग प्लांट है ये वर्ल्ड के 6% इंडिया, अगर हम इंडिया में बात करें तो 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। दिस डेटा 15,000 फ्लावरिंग प्लांट अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखें इन परसेंटेज फॉर्म तो इंडिया 6% ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है ना, 6% ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। अभी जो कंट्री है इसमें फ्लावरिंग नॉन फ्लावरिंग प्लांट कौन कौन से मिलते हैं, फर्न मिलता है, एल्गाई मिलते हैं, फंगाई मिलते हैं और बहुत भी हैं बट ये 3 आपको याद रखना है क्योंकि ये आपको दे रखे हैं। जब आए दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ नॉन फ्लावरिंग प्लांट तो आपको जो ऑप्शंस होंगे उनमें से फर्न, एल्गाई या फंगाई में से कोई एक टिक करना होगा, ठीक है। सो ठीक है, आपको ये याद रखना है नॉन फ्लावरिंग प्लांट हो गए फर्न, एल्गाई और फंगाई। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें या तो फर्न है या एल्गाई है या फंगाई है। लेट्स से फंगाई है ना। आपको बोला है कि इसके अलावा 3 ऑप्शंस हैं जो कि फ्लावर देते हैं, आपको बताना है कौन सा फ्लावर नहीं देता है तो फंगाई पे टिक कर दो, ठीक है। इंडिया में एनिमल स्पीसीज कितने हैं, 90,000। चलो अब यहाँ पे आती है इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो सब था ये इम्पॉर्टेंट बहुत था ऑब्जेक्टिव्स के लिए। अब यहाँ पे आती हैं डेफिनेशंस। इंडिया में या किसी भी कंट्री में उसकी नेचुरल वेजिटेशन बहुत मायने करती है उसकी ज्योग्राफी को जानने के लिए, ठीक है। अब ये नेचुरल वेजिटेशन होती क्या है, सो देखो नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू अ प्लांट कम्युनिटी which has grown naturally without human aid and without human interference, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, नेचुरल वेजिटेशन को हम ऐसी प्लांट, देखो नेचुरल वेजिटेशन में से अगर हम शब्द को तोड़ें तो सबसे पहले वेजिटेशन का मतलब बताना है हमें, दैट इज़ अ प्लांट कम्युनिटी। वेजिटेशन रेफर्स टू प्लांट कम्युनिटी। नेचुरल का क्या मतलब हुआ, विच हैज़ ग्रोन नेचुरली को आप और ब्रॉडली अगर बताओगे तो विदाउट ह्यूमन एड एंड हैज़ बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमंस फॉर अ लॉन्ग टाइम।
तो नेचुरल वेजिटेशन का शॉर्ट में मीनिंग आपने ये निकाला है, प्लांट कम्युनिटी, प्लांट की कम्युनिटी है, वेजिटेशन का मतलब तो यही होता है ना, विच हैज़ ग्रोन नेचुरली। अब नेचुरली को और प्रॉपरली एक्सप्लेन करो, विच हैज़ ग्रोन नेचुरली, दैट मीन्स विदाउट ह्यूमन एड एंड हैज़ बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमन बींग्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। हमने उनको नहीं टच किया है, ना आज किया ना कल किया, बहुत समय से नहीं करते आ रहे हैं हम उनको यूज़। हम क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं उनको? क्योंकि या तो हम उस इलाके में नहीं जा पा रहे जहाँ पे वो प्रेजेंट है ना। दैट इज़ द रीज़न। तो नेचुरल वेजिटेशन की डेफिनेशन क्लियर हो गई। सो नेचुरल वेजिटेशन हो गया प्लांट कम्युनिटी। वेजिटेशन से हमको समझ आता है वी आर रेफरिंग टू अ प्लांट कम्युनिटी। नेचुरल का मतलब होता है विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस, विच हैज़ ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस, है ना, विदाउट ह्यूमन एड एंड हैज़ बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है। अब यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन को एक चीज़ और बोली जाती है। देखो नेचुरल वेजिटेशन को अब जैसे हम बड़े हो रहे हैं तो थोड़ा सा नया टर्म सीखना पड़ेगा, क्योंकि नेचुरल वेजिटेशन सीम्स टू बी वेरी इजी वर्ड ना, वेरी इजी टर्म। सो हमको ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता ढिलाई में ढीले शब्दों के साथ। तो हमने किसको अच्छा टाइट वर्ड दे दिया, वर्जिन वेजिटेशन। नाउ व्हाट इज़ वर्जिन वेजिटेशन? वर्जिन वेजिटेशन का भी मतलब सेम होता है। सो दिस इज टर्म्ड एज वर्जिन वेजिटेशन, या फिर आप कह सकते हो दैट नेचुरल वेजिटेशन इज ऑल्सो नोन एज वर्जिन वेजिटेशन। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, जो कल्टिवेटेड क्रॉप्स हैं जो आपके फार्मर्स उगाते हैं, या फिर आपको अगर गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, सो आपने जो अपने घर में ऑर्चार्ड्स बनाए हैं या जो गार्डन डेकोरेट किया है विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स, सो अगर आपने ये सब करा है ना, तो आप उसको नेचुरल वेजिटेशन नहीं कहोगे, आप उसे वेजिटेशन ही कहोगे। ठीक है। वेजिटेशन कोई भी हो सकती है जो बनाई हो या तो फार्मर्स ने या किसी ने भी, बट नेचुरल वेजिटेशन स्पेसिफिकली मीन्स वो वेजिटेशन जो कि नेचर ने में ऑकर हुई है और जो हमने बिना टच किए रखी हुई है। ठीक है। अब ये जो नेचुरल वेजिटेशन है, ये जो वर्जिन वेजिटेशन है, कई बार जो प्लांट कम्युनिटीज़ हैं इनकी जो फैमिली बैकग्राउंड है, लाइक हमारा भी फैमिली बैकग्राउंड होता है ना, तो प्लांट कम्युनिटीज़ का भी फैमिली बैकग्राउंड होता है। तो ऐसा पर्टिकुलर प्लांट जिसका जो फैमिली बैकग्राउंड हो, जिसके जो एंसेस्टर्स हो, जो कि नेचुरली बिलोंग करते हो फ्रॉम एनी अदर कंट्री, वो विदेशी हैं, उनकी जो नस्ल है वो विदेशी है, देयर रेस इज, नस्ल या रेस इज, yes, race is not Indian, so they are going to be called as exotic vegetation। और वो vegetation जिसकी जो रेस या नस्ल है, वो जो नस्ल है उस प्लांट कम्युनिटी की, वो इंडिया से ही है। ठीक है। इंडिया के पुश्तैनी घर से हैं, वो इंडिया में ही रहते हैं, इंडिया में जिए मरे सब है, तो वो आपके होंगे इंडिजीनियस वेजिटेशन या एंडेमिक वेजिटेशन। तो यहाँ पे डू यू नो में यही बताया है। सो वर्जिन वेजिटेशन जो कि प्योरली इंडियन है उसको हम एंडेमिक कहेंगे, जो कि इंडिजीनियस भी हो सकती है। ठीक है। एंडेमिक और इंडिजीनियस सेम चीज़ें हैं। और जो बाहर से हैं, जो इंडिया से नहीं है, आउटसाइड इंडिया है, उनको हम एक्जॉटिक प्लांट्स कहते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं फ्लोरा एंड फौना। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूँ, फ्लोरा रेफर्स टू प्लांट स्पीसीज या प्लांट कम्युनिटीज़, फौना रेफर्स टू एनिमल कम्युनिटीज़। ठीक है। तो फ्लोरा को हम प्लांट की कम्युनिटी कहते हैं और फौना को हम एनिमल कम्युनिटी कहते हैं। सो हम इसको डेफिनेशन फॉर्म में बोलेंगे, फ्लोरा इज़ यूज टू डिनोट प्लांट्स ऑफ पर्टिकुलर एरिया और पर्टिकुलर एरिया, रीजन और पीरियड। किसी समय के, किसी रीजन के जो प्लांट्स हैं उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे, यस एक सेकेंड, मैं यहाँ पे क्या लिखा है, उसको हम कहेंगे फ्लोरा। फौना क्या होगा देन, फौना होगा आपका एनिमल स्पीसी या एनिमल कम्युनिटी। सो सिमिलरली स्पीसीज ऑफ एनिमल्स आर रेफर्ड टू एज फौना। देखो 2 पॉइंट बनेंगे फ्लोरा के, 2 पॉइंट बनेंगे फौना के। एक पॉइंट फ्लोरा का क्या होगा,
फ्लोरा is used to denote plant of a particular region or period. सेकेंड पॉइंट होगा फ्लोरा is defined as plant community या प्लांट स्पीसीज. फौना क्या बनेगा? सो फौना का एक पॉइंट तो बनेगा स्पीसीज ऑफ एनिमल्स आर रेफर्ड टू एज फौना. दिस इज ह्यूज डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फौना किंगडम इज ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स, जो भी हम पढ़ेंगे. तो 2 पॉइंट फ्लोरा के और 1 पॉइंट मैंने अभी फौना का बताया है आपको. आप चाहो तो फौना के दूसरा पॉइंट भी दे सकते हो. व्हाट कैन बी द अनदर पॉइंट यू कैन गिव टू इट इज वेयर एवर द फ्लोरा इज प्रेजेंट, जहाँ कहीं पे भी फ्लोरा प्रेजेंट होती है, फौना गेट्स देयर. दैट मीन्स वेयर एवर द नेचुरल वेजिटेशन इज प्रेजेंट, animals are habited to live in that particular plant in a vegetated area. ठीक है. अब यहाँ पे हम वो फैक्टर्स देखेंगे जो कि डिटरमाइन करते हैं किसी भी एरिया का फ्लोरा और फौना. तो पहला है रिलीफ. रिलीफ में भी आपके 2 पॉइंट आते हैं, 2 ही है ना. फिर क्लाइमेट में आपके आता है टेम्परेचर, उसके बाद आता है आपका फोटो पीरियड क्लाइमेट के अंदर ही, और फिर आता है प्रेसिपिटेशन क्लाइमेट के अंदर ही. तो यहाँ पे अभी हम रिलीफ्स की बात करते हैं. यस. नाउ लैंड जो होता है अफेक्ट करता है नेचुरल वेजिटेशन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बोथ द वेज. अब यहाँ पे देखो, डू यू एक्सपेक्ट the same type of vegetation in mountains, in plateaus, in plains, in dry or wet area? हर जगह का जो वेजिटेशन है वो अलग अलग होगा ना. माउंटेन्स का अलग होगा, प्लेट्यूज का अलग होगा, प्लेन्स का अलग होगा. सो जो नेचर ऑफ लैंड है वो बहुत इन्फ्लुएंस करता है कि किस तरह की व्हाट टाइप ऑफ वेजिटेशन इज गोइंग टू बी देयर. फर्टाइल लैंड में आपको जनरली एग्रीकल्चरल प्लांट्स मिलेंगे. ठीक है. द अंडुलेटिंग एंड रफ टेरेन्स आर एरियाज वेयर ग्रासलैंड्स एंड वुडलैंड्स डेवलप एंड गिव शेल्टर टू वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ. तो जो अंडुलेटिंग और रफ टेरेन होते हैं, यानी हाई लो अंडुलेटिंग हो गए आपके प्लेट्यूज, रफ टेरेन्स हो गए आपके माउंटेन एरियाज. तो यहाँ पे आपको ग्रासलैंड्स मिलेंगे. ठीक है. वुडलैंड मिलेंगे, एरियाज वेयर वुडलैंड ग्रासलैंड एंड वुडलैंड डेवलप एंड गिव शेल्टर टू वेराइटी ऑफ वाइल्ड. तो जो अंडुलेटिंग एंड रफ टेरेन्स हैं ये वो एरियाज हैं जहाँ पे ग्रासलैंड और वुडलैंड यानी फॉरेस्ट एरियाज मिलते हैं, है ना. और ये जो है ये शेल्टर देते हैं टू वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ. तो इस पैराग्राफ से हमने क्या सीखा? लैंड अफेक्ट्स द नेचुरल वेजिटेशन, कैसे? डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी. ठीक है. हर जगह की माउंटेन्स की, प्लेट्यूज की, प्लेन्स की, हर जगह की जो वेजिटेशन होगी अलग अलग होगी. फर्टाइल लैंड में आपको एग्रीकल्चर ज़्यादा मिलेगा. अंडुलेटिंग या रफ टेरेन, अंडुलेटिंग होते हैं प्लेट्यूज, रफ टेरेन होता है घिसा पिटा रफ टेरेन. यहाँ पे ग्रासलैंड्स और वुडलैंड्स आपको मिल सकते हैं. ग्रासलैंड होते हैं झाड़ फूस वाले एरिया, अंडुलेटिंग प्लेट्यूज में आपको वुडलैंड फॉरेस्ट मिल सकते हैं. ठीक है. और ये डिफरेंट टाइप ऑफ जो लैंड फॉर्म्स हैं ये वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ को शेल्टर देते हैं. इनको यहाँ पे ही अपना जीविका चलाना होता है. सॉइल क्या है? सॉइल देखो, लैंड के ऊपर जो पतली सी थिन लेयर होती है ऑफ ह्यूमस उसे हम सॉइल कहते हैं. सो जो सॉइल होती है ये वेरी करती है फ्रॉम एरिया टू एरिया, मतलब फ्रॉम स्पेस टू स्पेस बोला है यहाँ पे. डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल हैं जो कि बेसिस हैं, यानी कि जिनके आधार पे डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन मिलता है. जो सैंडी सॉइल होती है यानी जो रफ सॉइल होती है वहाँ पे डेजर्ट ही होते हैं जहाँ पे कैक्टस या थॉर्नी बुशेस ग्रो कर सकती है. जहाँ पे वेट लैंड या मार्शी लैंड होता है, डेल्टेक लैंड होता है, वहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट या डेल्टेक वेजिटेशन मिलती है. मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं वो फॉरेस्ट जिनका जो आधा हिस्सा हो वो पानी के अंदर धंसा हुआ हो, जो रूट का हिस्सा हो पानी के अंदर हो, जो स्टेम का हिस्सा हो पानी के अंदर हो, जो लीव्स हों वो बाहर हो.
तो आधा एरिया उनका जो ऐसे पेड़ होते हैं उनका पानी के अंदर धंसा हुआ होता है, उन्हें मैंग्रोव्स कहते हैं। आपने अगर ब्लैक वाटर मूवी देखी है जो कि क्रोकोडाइल की मूवी थी, तो उसमें जो ट्रीज थे एकदम दोनों तरफ ट्रीज थे, बीच में रिवर थी, तो वो जो ट्रीज थे वो मैंग्रोव ट्रीज थे, ठीक है। और वो मैंग्रोव फॉरेस्ट को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे थे। और इन एरियाज में डेल्टिक वेजिटेशन भी मिलती है। डेल्टा की कुछ स्पेसिफिक काइंड ऑफ वेजिटेशन को डेल्टिक वेजिटेशन बोला है। हिल स्लोप्स जो होती हैं, हिली एरियाज जो होते हैं, यहाँ पे जो सॉइल होती है वो बहुत कम होती है, और इस वजह से यहाँ पे आपको मिलते हैं कॉनिकल ट्रीज, कॉनिकल कोन शेप ट्रीज आपको यहाँ पे मिलेंगे। एक रीज़न ये है। दूसरा रीज़न कॉनिकल ट्रीज का क्या है हिल स्लोप्स में, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ बहुत पड़ती है। बर्फ़ पड़ने की वजह से जो सॉइल है वो ज़मीन है, इस वजह से इनकी ऐसी शेप होती है। एक तीसरा रीज़न भी हो सकता है, वो ये हो सकता है क्योंकि इस एरियाज़ में रेन कम पड़ती है, क्योंकि ये हिली रीजन्स होते हैं जहाँ पे एक्चुअली में एक तो रेन कम पड़ती है, या फिर आप कह सकते हैं दूसरा रीज़न बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या होती है, रेन कम होती है। इस वजह से यहाँ पे जो ट्रीज़ होते हैं जो ऐसे शेडेड ट्रीज़ नहीं होते, मतलब जो ट्रीज़ की शेप होती है वो ऐसी होती है, ऐसी नहीं होती है। घने ट्रीज़ नहीं होते हैं वो। घने इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि अगर वो घने होंगे तो ज़्यादा पानी लेना पड़ेगा ना। कम घने होते हैं जिससे कम पानी में भी वो काम चला लेते हैं। ऐसे फैले हुए नहीं होते, दे आर फैले हुए नहीं होते वो ट्रीज़। वो एक ही जगह पे इकट्ठे से ऐसे कोन शेप बनाते हुए से होते हैं। ठीक है, तो सॉइल हमें समझ में आ गई। जो हिल स्लोप्स होती हैं इसका कंसेप्ट भी समझ आ गया। जो हिली एरियाज़ होते हैं वहाँ पे जो ट्रीज़ की जो रूट्स होती हैं वो बहुत कम डेप्थ पे होती है। विथ सम डेप्थ ऑफ सॉइल हैव कॉनिकल ट्रीज, जहाँ पे कम वाटर यूज़ लगता है, कम पानी का यूज़ होता है। ऐसी शेप होती है, ज़्यादा घने नहीं होते हैं वो। ठीक है, मुझे ये लगा कि आपको ये कंसेप्ट समझ नहीं आया होगा, तो मैं एक बार और अच्छे से बता ही देती हूँ आपको, अगर नहीं आया है तो। हिल स्लोप्स में क्या होता है, सॉइल की डेप्थ बहुत कम होती है, तो जो पेड़ होते हैं वो ज़्यादा जो उनकी रूट्स होती हैं अंदर तक नहीं फैली होती हैं। वो बहुत प्रिसाइज्ड और बहुत सिकुड़ी शेप के होते हैं ट्रीज़। कॉनिकल शेप के भी हो सकते हैं, वो यहाँ पे बताया है आपको। सो दिस इज़ द रीज़न। और इस वजह से उनकी ऐसी शेप होती है, मतलब वो छोटे होते हैं थोड़े साइज़ में, कॉनिकल शेप ट्रीज होते हैं। देयर ज़्यादा वहाँ पे वाटर कंजम्पशन नहीं लगता है। वो इतने फैले हुए नहीं होते हैं, कम फैले हुए होते हैं, इसलिए वाटर कंजम्पशन भी कम होता है। अब बात करते हैं हम क्लाइमेट की। तो क्लाइमेट क्या होता है? देखो, क्लाइमेट का मतलब हमने तो लास्ट चैप्टर में इतना अच्छे से पढ़ा है, फिर एक बार हम देख लेते हैं। क्लाइमेट का मतलब होता है जब हम वेदर कंडीशंस को नोट करें फॉर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। when we are noting down weather conditions for a long time, for almost 30 years, we say या we define the climate of any area। ठीक है, अब टेम्परेचर देखते हैं। क्लाइमेट का ही एक फैक्टर है टेम्परेचर। अब ये जो टेम्परेचर है क्लाइमेट के अंदर के सब टाइटल में, के सब हेडिंग में आ रहा है, और किस तरह से ये टेम्परेचर अफेक्ट कर रहा है हमारे वेजिटेशन को। सो कैरेक्टर्स या जो एक्सटेंट, कहाँ ज़्यादा या कहाँ कम होगी वेजिटेशन, ये टेम्परेचर पे ही डिटरमाइन करता है। जैसे कि जहाँ पानी ज़्यादा मिलता है वहाँ पे देयर इज़ अ प्रॉपर्टी, अ कैरेक्टर ऑफ द प्लांट्स देयर, जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है, दैट दे हैव दे आर वेरी ह्यूज ट्रीज, दे हैव सो मैनी लीव्स। ठीक है, एंड वहाँ पे उस इलाके में ज़्यादा वेजिटेशन होती है जहाँ पे अच्छा टेम्परेचर होता है, जहाँ पे ऐसा टेम्परेचर होता है, वेट एंड हॉट टेम्परेचर होता है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। ट्रॉपिकल एरियाज़ में बेस्ट ग्रोथ होती है प्लांट की। तो कैरेक्टर्स और जो जहाँ पे ज़्यादा वेजिटेशन होगी ये डिटरमाइन होता है बाय द टेम्परेचर अलॉन्ग विद ह्यूमिडिटी इन एयर, प्रेसिपिटेशन एंड सॉइल। सो जो स्लोप्स होते हैं हिमालयाज़ के, या जो हिल्स होते हैं पेनिनसुलर के, वहाँ पे जो हाइट होती है वो ज़्यादातर 915 मीटर्स की हाइट पे होते हैं ट्रीज़।
ठीक है, स्लोप्स होते हैं, ये स्लोपी एरियाज होते हैं, तो यहाँ पे जो हाइट होती है दैट इज़ अबाउट 915 मीटर्स। सो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है एंड इस वजह से यहाँ पे जो वेजिटेशन की ग्रोथ है चेंजेस फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल टेम्परेचर और बहुत हाई ऑल्टीट्यूड में आपको अल्पाइन वेजिटेशन मिलती है। अल्पाइन वेजिटेशन इज़ द काइंड ऑफ वेजिटेशन जहाँ पे जो ट्रीज बहुत शॉर्ट हाइट के हों। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर हम बात करें ऑन द स्लोप्स ऑफ हिमालयाज एंड द हिल्स ऑफ पेनिनसुला अबव द हाइट ऑफ 915 मीटर्स, जो माउंटेन्स होते हैं जिनकी हाइट 915 मीटर से ज़्यादा की होती है, जिन हिल्स की, जिन हिमालयन माउंटेन्स की हाइट 915 मीटर से ज़्यादा होती है, वहाँ पे टेम्परेचर गिरता है और टेम्परेचर के गिरने पर वहाँ पे जो वेजिटेशन की ग्रोथ होती है वो भी बदल जाती है फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल एरिया। आप ट्रॉपिकल एरिया सब ट्रॉपिकल एरिया में चले गए हो जहाँ पे फॉल इन टेम्परेचर होता है और वहाँ पे आपको अल्पाइन वेजिटेशन या ट्रॉपिकल वेजिटेशन सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन मिलती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको भी आप याद करें। वेजिटेशन जोन मीन एनुअल एवरेज टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, मीन टेम्परेचर इन जनवरी, रिमार्क। देखो ट्रॉपिकल एरियाज में जो टेम्परेचर होता है वो अबव 24 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है, एवरेज टेम्परेचर। पर्टिकुलरली जनवरी में बात करें तो वो 18 डिग्री से ज़्यादा भी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे बर्फ़ बिल्कुल नहीं पड़ती है। सब ट्रॉपिकल में 17 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर इन एवरेज रहता है। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो जनवरी में 10 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच तक का हो सकता है। फ्रॉस्ट कम होती है बहुत। टेम्परेट एरियाज़ में अगर हम बात करें तो 7 डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर हो सकता है। फ्रॉम 7 to 17 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर दैट इज़ द एनुअल एवरेज टेम्परेचर। अगर हम जनवरी में पर्टिकुलरली बात करें तो यहाँ पे टेम्परेचर फ्रॉम -1 डिग्री सेल्सियस टू -10 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। फ्रॉस्ट कई जगहों पे पड़ती है और स्नो भी कई जगहों पे आ जाती है। अल्पाइन में देखें तो स्नो ही स्नो होती है। यहाँ पे बिलो 7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, -1 डिग्री सेल्सियस से भी कई बार कम हो जाता है इन जनवरी। अब आता है सनलाइट फोटो पीरियड। ये भी क्लाइमेट का सब टाइटल या सब हेडिंग में ही आ रहा है। फोटो पीरियड का क्या मतलब है? फोटो मीन्स लाइट, पीरियड मतलब ड्यूरेशन, कि कितने किस जगह पे किस इलाके में कितनी लाइट पड़ रही है, किसकी लाइट, सन की लाइट पड़ रही है। So variations in duration of sunlight at different places is due to difference in latitude, altitude, season and duration of the day. देखो जब हम बात करते हैं विंटर्स में तो दिन छोटे होते हैं, रात लंबी होती है। फोटो पीरियड यानी सूरज कितने समय पर रहेगा विंटर्स में वो घट जाता है और समर्स में जो डेज हैं वो लंबे हो जाते हैं, रात छोटी हो जाती है तो सन का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाता है। तो समर्स में अच्छी वेजिटेशन होती है, विंटर्स में अच्छी वेजिटेशन ज़्यादा नहीं होती है। ग्रोथ ऑफ प्लांट भी समर्स में अच्छी होती है, विंटर्स में नहीं, ड्यू टू द रीज़न ऑफ फोटो पीरियड जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है ना। अब एल्टीट्यूड की बात करें तो भाई एल्टीट्यूड का ये है ना कि जब आप हायर ऑल्टीट्यूड में जाओगे सनलाइट कम होती जाएगी, अगेन वेजिटेशन भी गिरती जाएगी। ट्रॉपिकल एरियाज आर बेस्ट फॉर वेजिटेशन क्योंकि यहाँ पे इक्वेटर के पास का इलाका है, सनलाइट भी डायरेक्टली आ जाती है ना। सो लैटिट्यूड मैंने बताया, नियर टू इक्वेटर वाले एरियाज में जो है जो नियर टू इक्वेटर वाले लैटिट्यूड्स हैं वहाँ पे अच्छी लाइट पड़ती है, वहाँ पे अच्छी ग्रोथ हो रही है प्लांट्स की। अल्टीट्यूड मैंने बताया, आप जितना ऊंचाई पे जाओगे, हिली या माउंटेनियस रीजन पे जाओगे तो आपकी जो वेजिटेशन अमाउंट है वो उतनी ही गिरती जाती जाएगी, ठीक है। फ्रॉम डे टू नाइट भी आप देख लो, दिन में अच्छी ग्रोथ होती है प्लांट क्योंकि सन प्रेजेंट होता है, फोटोसिंथेसिस होती है। रात में प्लांट्स की ग्रोथ नहीं होती है। सीजन टू सीजन भी वेरिएशन है भाई। सीजन इन समर सीजन की बात करें तो प्लांट सबसे अच्छा ग्रो करते हैं, लेकिन विंटर सीजन की बात करें तो प्लांट अच्छा ग्रोथ ना नहीं करते हैं क्योंकि दिन शॉर्ट हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, विच मीन्स
जो आपका फोटो पीरियड है वो भी छोटा होने लग जाता है, ठीक है। एंड दैट इज़ वाई समर्स में ट्रीज अच्छा ग्रो करते हैं जितना वो विंटर्स में नहीं करते। प्रेसिपिटेशन, बारिश। अब देखो, मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए लगता है हमें प्रेसिपिटेशन का मतलब है केवल बारिश होना, लेकिन नो, प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है एनी डाउनपोर इन फॉर्म ऑफ स्नो, इन फॉर्म ऑफ वाटर, इन फॉर्म ऑफ हेल फ्रॉम द स्काई टू द अर्थ इज प्रेसिपिटेशन। आसमान से धरती पर किसी भी प्रकार की वाटर बॉडी अगर आती है, चाहे वो वाटर या रेन के फॉर्म में हो, चाहे वो हेल्स के या हेल स्टॉर्म के फॉर्म में हो, चाहे वो स्नो के फॉर्म में हो या फ्रॉस्ट के फॉर्म में हो, वो सब प्रेसिपिटेशन है। एनी डाउनपोर इज प्रेसिपिटेशन। सो इंडिया में हमारे पास एंटायर जो रेनफॉल है इज़ ब्रॉट इन बाय एडवांसिंग साउथ वेस्ट मानसून, यानी हमारे जो साउथ वेस्ट मानसून है वहाँ से आती है बारिश। साउथ वेस्ट मानसून होता है जो साउथ वेस्ट इलाके से, अपनी लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, साउथ वेस्ट इलाके में जो ओशंस हैं, जब वहाँ से विंड्स आएंगी इंडिया में ड्यूरिंग समर्स, तो वो पानी लेके आएंगी, मॉइस्चर लेके आएंगी, और वही पानी मॉइस्चर मानसून में रेनी सीजन में बरस जाता है। अगर हम बात करें रिट्रीटिंग मानसून, मतलब जाता हुआ मानसून, तो जब विंटर्स आ रही होती हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं, कहाँ से? आपके सेंट्रल एशिया से और नॉर्थ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया से आपकी जो, या नॉर्थ ईस्ट इंडिया से आपकी हवाएं चल रही होती हैं उस समय, जो कि आपके सेंट्रल इंडिया में आ रही होती हैं, और वो इंडिया में कोई भी पानी नहीं लेके आती, कोई मॉइस्चर ह्यूमिडिटी नहीं लेके आती, तो दैट इज़ वाई वो क्या हो गई, वो रिट्रीटिंग मानसून हो गई। तो इस वजह से समर्स में अच्छी हुई ना बारिश, एक दूसरा रीज़न भी ये हो गया। विंटर्स में कम हुई ना बारिश, तो कहाँ पे अच्छी आपकी ग्रोथ होगी प्लांट्स की? समर्स में होगी, विंटर्स में कम होगी। देखो, मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ आपको, ध्यान से देखना। अभी हम बात कर रहे हैं, ये जैसे इंडिया है, ये इंडिया है, ये आपके वाटर बॉडीज़ है, और यहाँ पे आपका लैंड भी है, ये लैंड है, ये पानी है, यहाँ बीच में इंडिया है, ये आपका इंडिया, मेरा इंडिया है। तो अब जब गर्मियाँ होंगी, एज यूजुअल वाटर में, पानी में क्या होगा? हाई प्रेशर होगा। क्यों? क्योंकि पानी अभी पूरा गर्म नहीं हुआ है, लेकिन लैंड पे तो लो प्रेशर हो ही जाएगा, क्योंकि ये जल्दी गर्म या ठंडा होता है। तो अब गर्मियों में जो लैंड है तो जल्दी गर्म हो जाएगा ना, लेकिन वाटर तो अभी पूरा गर्म नहीं हुआ होगा। तो पानी से लैंड की तरफ एयर मूव करेंगी साउथ वेस्ट से, तो ये आपका पानी लेके आ रही है, यहाँ बारिश हो जाएगी। विंटर्स में क्या होगा? अभी अभी तो मैं गर्म हुआ था, अभी अभी ठंडा भी कहने को केयर कर रहा है मुझे ये वाटर, कहेगा अभी अभी तो मैं गर्म हुआ था, मुझे ठंडा होना पड़ेगा, ये धीरे धीरे ठंडा होगा। अभी यहाँ पे इन कंपैरिजन विद द लैंड, विंटर्स की बात कर रही हूँ, लो प्रेशर हो गया है, लैंड में अब जल्दी से हाई प्रेशर हो गया है इन विंटर्स। तो अब पानी का मूवमेंट, वो विंड का मूवमेंट हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होगा, और इस वजह से अब यहाँ से जो विंड्स चलेंगी वो ड्राई विंड्स होंगी, नो मॉइस्चर। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब हमें ये पता है एयर का मूवमेंट हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है, हमें ये भी पता है कि जो वाटर है वो इट टेक्स टाइम टू गेट कूल एंड टू गेट वार्म, बट लैंड जल्दी गर्म जल्दी जल्दी ठंडा होता है। अब समर आई, समर्स में क्या हो रहा होगा? लैंड बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो रहा होगा, लेकिन सॉरी, वाटर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो रहा होगा, लेकिन लैंड तो बहुत गर्म हो गया होगा ना, क्योंकि लैंड की तो प्रॉपर्टी है बहुत गर्म बहुत ठंडा, तो एक्सट्रीम हॉट हो रहा है लैंड, लेकिन वाटर इज़ नॉट एट ऑल एक्सट्रीम हॉट एट दिस प्रेजेंट सिचुएशन। तो अब
कहाँ से कहाँ मूवमेंट होगा एयर का, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इन कंपैरिजन विद लैंड, वाटर का हाई प्रेशर है तो मूवमेंट फ्रॉम ऑफ एयर वुड बी फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, फ्रॉम वाटर टू लैंड। वाटर टू लैंड मूवमेंट होगा तो लैंड में अभी बारिश हो जाएगी, क्योंकि वाटर जो है वो भी आ रहा है विंड के साथ फ्रॉम साउथ वेस्ट। ठीक है, वाइज वर्सा हैपन इन द विंटर कंडीशन, यानी लैंड अभी बहुत ठंडा हो गया है, वाटर अभी इतना ठंडा नहीं है, तो अब यहाँ पे लैंड में हाई प्रेशर क्रिएट हो गया है, वाटर में लो प्रेशर, तो एयर वुड बी मूविंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, फ्रॉम लैंड टू वाटर। नो एयर, नो एयर इज नॉट गोइंग टू हैव एनी मॉइस्चर, एनी ह्यूमिडिटी, ड्राई विंड्स होंगी वो। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन समर में अच्छी होती है, विंटर में कम होती है, समर में अच्छी होती है, इस वजह से समर में। दूसरा रीज़न है ये कि समर में अच्छी क्यों होती है आपकी वेजिटेशन। पहला रीज़न तो देखा था क्योंकि समर में फोटो पीरियड ज़्यादा होता है, दूसरा रीज़न है प्रेसिपिटेशन भी ज़्यादा होती है। ठीक है, कितने मिनट का वीडियो हो गया है? 40 मिनट का हो गया है। मैं जल्दी से इसको यहाँ पे समझा के एंड करूँगी क्लास को, फिर अगली बार हम क्लास में जो अगला हिस्सा है वो डिस्कस करेंगे। तो क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों जो फॉरेस्ट हैं ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ह्यूमन बीइंग्स तो हम फॉरेस्ट को ऐसे काट रहे हैं जैसे कि ये तो हमारा खिलौना है। ऑल्दो फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, बट देन ऑल्सो दे टेक्स टाइम टू ग्रो अप, एंड द फ्रीक्वेंसी इन विच वी आर यूजिंग देम इज़ टू फास्ट। देयर ग्रोथ रेट इज़ नॉट एज मच एज वी आर कटिंग दैम। जितना हम उन्हें काट रहे हैं उतना इनका ग्रोथ रेट नहीं है। सो ये बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं हमारे लिए इन इनहेंसिंग द क्वालिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। ये लोकल क्लाइमेट को बदल सकते हैं, ये कंट्रोल करते हैं सॉइल इरोजन को, ये वाटर फ्लो भी कंट्रोल करते हैं। फ्लड्स क्यों आ रहे हैं आजकल? इसलिए नहीं कि देश में पानी बहुत है। अगर आप ये सोचते हो कि फ्लड आ रहे हैं मतलब खूब पानी, दैट्स रॉन्ग। दैट द रीज़न इज देर आर नो ट्रीज जो इन पानी को बचा के रख सके। यू हैव अ लॉट, यू हैव यू हैव यू नो, आप कह सकते हो आपके पास 4 पेपर्स हैं, लेकिन अगर आपके पास डिब्बा नहीं है उनको रखने के लिए, सो वो 4 पेपर भी उड़ जाएंगे ना। दैट सेम थिंग इज हैपनिंग। वी हैव लिमिटेड वाटर एंड दैट लिमिटेड वाटर इज बीइंग वेस्टेड अवे। वाई? बिकॉज देर इज नथिंग टू स्टोर देम। देर इज no place, there is no area where we can store them. We don't have that bank where we can store the water. So basically that bank is nothing but forest. तो पानी को बचाना एक बहुत समस्या है। फ्लड आना का मतलब ये नहीं है कि बहुत पानी है आराम से जियो। फ्लड आने का मतलब ये है कि यू हैव लिमिटेड वाटर एज अ रिसोर्स, बट यू हैव अ लॉट ऑफ वाटर विच हैज़ बीन वेस्टेड अवे। सो ये रीज़न है। अब यहाँ पे क्या है, तो अब यहाँ पे जो आपका फॉरेस्ट होता है ये क्या करता है, वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करता है, ये लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है कितने सारे कम्युनिटीज़ को। गुर्जर्स हैं, बकरवाल्स हैं, ये सब नोमैडिक्स हैं, एंड इन सब के जीवन के लिए यही जो ट्रीज़ हैं ये ज़रूरी हैं। अदर पैन एंड ये एक बहुत सुंदर सीन आपको देता है। आपने देखा कभी फॉरेस्ट को देखे कितना रिलैक्सिंग फील होता है। सो वो पैनोरामिक या सीनिक अफेक्ट जो होता है वो भी हमको मिलता है फ्रॉम दिस फॉरेस्ट। एक रिक्रिएशन हो जाता है हमारा, एक रिलैक्सेशन हो जाता है। तो ये कंट्रोल करते हैं विंड फोर्स को भी। हवाएं ऐसे ना चल जाएं भाई, ठीक है, और घर ना बर्बाद कर दें। साइक्लोन्स को भी कंट्रोल करते हैं, टेम्परेचर भी कंट्रोल करते हैं, और इनसे ही बारिश भी आती है। और क्या क्या ये प्रोवाइड करते हैं? सो ह्यूमंस भी प्रोवाइड करते हैं, ये शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ भी प्रोवाइड करते हैं। इंडिया का नेचुरल वेजिटेशन जो है वो अभी बहुत ज़्यादा कुछ बदल चुका है कई सारे फैक्टर्स की वजह से। जैसे हमने बहुत ज़्यादा जो लैंड है ना उसको कल्टीवेट कर दिया है, एंड दैट इज़ वाई हमने जो ट्रीज़ थे उनको काट दिया है। बहुत डेवलपमेंट हो रहा है इंडस्ट्रीज़ का, माइनिंग इंडस्ट्रीज़ का, इस वजह से आपके फॉरेस्ट ख़त्म होते जा रहे हैं। अर्बनाइजेशन हो रहा है, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, कोई फॉरेस्ट नहीं बच रहा है। और ओवर ग्रेजिंग हो रहे हैं पास्चर्स का, यानी कि जो एनिमल्स हैं वो ओवर ग्रेज करवा रहे हैं उनको हम लोग, वो प्लांट्स को ख़त्म कर रहे हैं, खा रहे हैं, कोई ध्यान नहीं रख रहा है इस बारे में।
सो वेजिटेशन क्या है, कवर्स वेजिटेशन कवर ऑफ इंडिया इन लार्ज पार्ट इज़ नो मोर नेचुरल। अगर हम कहें कि ये नेचुरल वेजिटेशन इंडिया में बहुत सारी है तो नो, रियल सेंस में प्रैक्टिकल इतनी नहीं है। जितना भी प्रीवियस पेज में पढ़ा है ना तारीफ़ें, वो 50% कम हो चुकी हैं, इतनी है ही नहीं हमारे पास नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, एक्सेप्ट इन सम इनएक्सेसिबल एरियाज़, ऐसे एरियाज़ जहाँ पे अभी तक हम नहीं जा पाए हैं, जहाँ पे अभी हमारा एंट्रेंस नहीं हुआ है, तो उन रीजन्स में हाँ अभी भी नेचुरल वेजिटेशन है, बट मोस्ट ऑफ द एरियाज हैव बीन नॉट कंसिडर्ड एज नेचुरल नाउ। सो हिमालय के कुछ रीजन्स, हिली रीजन्स हो गए सेंट्रल इंडिया के, या मरुस्थली होता है डेजर्ट इलाका, वेजिटेशन इन एरियाज़ में क्या है अभी थोड़ी नेचुरल है, बट इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ऑफ इंडिया नेचुरल वेजिटेशन ख़त्म हो गई है और रिप्लेस्ड हो गई है, या फिर आप कह सकते हो उसको ह्यूमन बीइंग्स ने ख़राब कर दिया है। ठीक है, अब इधर 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 आते हैं आपके टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, जिसको मैं अगली क्लास में सिखाऊंगी, बताऊंगी आपको क्या है। अभी के लिए आई वुड लाइक टू एंड द क्लास। थैंक यू, बाय बाय डियर फ्रेंड्स, एंड डू नॉट forget to like, subscribe our channel, and if you didn't have subscribe it, do it, because you are going to get amazing sessions over here. And now after 1 month we are going to start with, I would say not even after a month, but I'm going to start in few weeks only, 10th class also and 7th class also. So bye.